नाइन्थ क्लास अभी तक हमने चैप्टर नंबर 11 का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन कर लिया है। हमने इसमें वर्क के बारे में स्टडी कर चुके हैं, हम इसमें एनर्जी के बारे में स्टडी कर चुके हैं। हमने किया था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? ड्यू टू मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी यस ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की थी। कौन से टाइप थे वो? एक तो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कहता है ना तो हम एनर्जी को बना सकते, ठीक है, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी को हम बना नहीं सकते, एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, हम इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ठीक है। ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है। हम एनर्जी को बना भी नहीं सकते और हम एनर्जी को ख़त्म भी नहीं कर सकते। दिस इज़ द यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। अब कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि जितना हमारे पास स्टार्टिंग में है उतना ही हमारे पास लास्ट में होगा, ठीक है। हम एनर्जी को और नहीं बना सकते, हम एनर्जी को ख़त्म भी नहीं कर सकते। आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसका मतलब ये था कि हम मोमेंटम को बना नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। जितना मोमेंटम शुरू में है उतना ही बाद में होगा, लेकिन उसमें कंडीशन थी और वो कंडीशन थी कि फोर्स अलग से नहीं लगना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो हम एनर्जी को बना भी नहीं सकते और ख़त्म भी नहीं कर सकते, याद रहेगी ये चीज़, ठीक है। अगर मान लीजिए एनर्जी की जगह यहाँ पर मास होता तो ये हो जाता मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो कंजर्वेशन का मतलब यही है कि नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना शुरू में है उतना ही बाद में होगा। ओके, तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए इसका एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए ऐसे एक हाइट है, इसकी टोटल हाइट मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, लेट्स से h, ठीक है। तो हम इसमें 3 पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट A, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं B और तीसरा रैंडम पॉइंट ले लेते हैं C, जो कि अर्थ से x मीटर पे ऊपर की तरफ है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा? तो ये बचेगा h माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि टोटल h था, x ये है, तो ऊपर कितना बचा? h माइनस एक्स। ओके, तो हम इसको देखिए प्रूव करेंगे कि तीनों जगह पे एनर्जी सेम है, ठीक है। हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। देखो, फेंकेंगे तो वेलोसिटी लगेगी तो काइनेटिक एनर्जी हमने इसको दे दी, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे तो इसका मतलब होगा शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो हम 3 लाइन लगा लेते हैं। एक तरफ लेते हैं केस 1, जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, तो ए पॉइंट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो आंसर है, देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, h की जगह h रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv²। अब ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? ए पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी 0 और इस पॉइंट पे हो जाएगी v, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे 0 रखोगे तो आंसर 0 आया, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? mgh प्लस 0, दैट इज mgh, ठीक है। ये टोटल एनर्जी आ गई। ये तो हमारे पास टोटल एनर्जी किस पर आई? ए पॉइंट पर आई, ठीक है। उसी तरह से चलो बी पॉइंट पर निकालते हैं। केस 2, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? बी पॉइंट पर, ओके। तो ठीक है, बी पॉइंट पर सबसे नीचे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सबसे नीचे हाइट तो 0 है उसकी, तो ये तो 0 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। नाउ यूजिंग v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gh। u तो 0 था ना हमारे पास, तो u को हम 0 ही ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमने फ्री फॉल वाले फॉर्मूले में किया था। तो v की जगह अगर मैं 2gh रख देता हूँ यहाँ पर, तो ये कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास हाफ इंटू m
इंटू वी स्क्वायर की जगह हमने रखा 2GH, 2 से 2 कट गया, कितना आया mgh। तो अब टोटल एनर्जी कितनी आई, तो पोटेंशियल एनर्जी थी 0, काइनेटिक आई mgh, तो ये भी कितनी आई mgh। देखो पहले केस में mgh आई, दूसरे केस में भी mgh आई, तो जितनी एनर्जी शुरू में थी उतनी ही लास्ट में है। ठीक है, अब हो सकता है कि बीच में कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ी बहुत चेंज हुई हो, तो चलिए चेक करते हैं। थर्ड केस जो है हमारा, थर्ड केस ऑब्जेक्ट कहीं बीच में है, ऑब्जेक्ट एट सी। देखो ये एकदम बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं है, अगर मिड पॉइंट होता तो मैं इसको h/2 लिखता। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, थोड़ा ऊपर हो सकता है 25% का डिस्टेंस हो सकता है, 35% का डिस्टेंस हो, या फिर अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। इज दिस ओके? तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, h की वैल्यू फिक्स है, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, तो ठीक है, चलिए इसके लिए प्रूफ करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी धरती से कितना ऊपर है, x ऊपर, mgx। ओके, अच्छा जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। ठीक है, और v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2GH। h होता था वो कितना जा चुका है, ये कितना जा चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक h-x जा चुका है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे इतना ही तो गिरा है, इतनी हाइट इसने ट्रेवल की है। तो हम v की जगह इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, v की जगह अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी हमारे पास, हाफ m, और v की जगह 2 × g × h-x, m 2 से 2 कटेगा, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल दैट इज mgx प्लस काइनेटिक दैट इज mgh - x, यही होगी ना। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। mgx प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा mgh, और यहाँ पर आएगा माइनस का mgx, ये mgx से mgx फिर कट गया, एक पॉजिटिव एक माइनस है, तो mgh ही आ रहा है। तो हर केस में एनर्जी सेम है। ओके, यहाँ पर डायग्राम एक बार फिर से बना लेते हैं इसका। टोटल हाइट थी h, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद प्रूफ। ओके, तो यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप इस पूरे को करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसके हम तीनों के तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये आपका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, सिंपल। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, कि किस रेट से एनर्जी यूज कर रहा है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है तभी तो वर्क कर पाएंगे, तो ये दोनों फॉर्मूले एकदम सिग्निफिकेंस अपनी रखते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, तो ऊपर है वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, तो वर्क की यूनिट होती है जूल डिवाइड बाय टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या आई, जूल पर सेकंड, और इसका छोटा नाम हमने रखा वाट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। ठीक है, तो पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, जिसकी SI यूनिट है जूल पर सेकंड, या फिर इसका दूसरा नाम है वाट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। ओके, तो पावर का मतलब क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, कि हम किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए, आपने सुना है 100 वाट का बल्ब। ठीक है, ए बल्ब ऑफ 100 वाट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी यूज़ कर रहा है। इज दिस ओके? तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी यूज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। ओके, आपने सुना है कि हमारी जो पानी भरने वाली मोटर होती है वो 1500 वाट की होती है, कई जगह 1000 वाट की यूज़ करते हैं, कुछ लोग हैं जो 2000 की यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है वो। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरी मोटर जो है वो 1500 वाट की है, तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में 1500 जूल एनर्जी यूज़ कर लेगी। इज दिस ओके? तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जूल बहुत ही छोटी यूनिट है।
ठीक है, छोटी सी यूनिट है। एक एक सेकंड में एक छोटा सा बल्ब ही, जैसे अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल हम एलईडीज यूज़ करते हैं, एलईडी ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर रेटिंग होती है 20 वाट की, कुछ होती है 40 वाट्स की होती हैं, वो ट्यूबलाइट होती है। और जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं एलईडी वाली, वो होती है 20 वाट की, 23 वाट की, या फिर जो छोटे वाले आते हैं वो 9 वाट के बल्ब भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। एक सेकेंड में 20 वाट का बल्ब कितनी यूज़ करेगा, 20 जूल यूज़ करेगा। तो एक मिनट में कितनी करेगा, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 1200 जूल। तो एक सेकंड में उसने 1200 यूज़ कर ली, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ से हमें पता लगा कि एनर्जी की यूनिट तो बहुत ही छोटी है, ठीक है। चलिए कुछ और यूनिट यूज़ करते हैं, लार्जर यूनिट्स ऑफ पावर। तो हम यूज़ करते हैं वाट की जगह किलो वाट यूज़ करते हैं। किलो का मतलब 1000, तो 1 किलोवाट इज़ 1000 वाट। इससे बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, मेगावाट। ये हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा कि इतने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी आपके शहर को मिली है या उस राज्य को मिली है। ये न्यूज़ में चर्चा में रहता है। अभी गर्मियों के अंदर आप इसको सुनेंगे, अभी जो हमारा मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि बिजली की खपत इतनी है, एक पर्टिकुलर नंबर मेगावाट में, और अभी हमारा प्रोडक्शन इतना है, तो इसकी वजह से पावर कट लगते हैं, ठीक है। तो मेगावाट क्या होगा, 1 मेगावाट इज़ 10⁶ वाट, ठीक है। एक हम यूज़ करते हैं हॉर्स पावर। गाड़ियों के इंजन होते हैं ना हॉर्स पावर में, तो हॉर्स पावर कितना होता है, तो 1 हॉर्स पावर इज़ 746 वाट, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो 0.746 किलोवाट। कई बार ये क्वेश्चन MCQs में पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर नोट करें, ठीक है। एक बार पावर वाले कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। ये है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है। अभी अभी हमने देखा कि एनर्जी की जो यूनिट है जूल, जो ऐसा यूनिट है, वो बहुत ही छोटी यूनिट है, ठीक है ना, काफ़ी छोटी यूनिट है। उसकी वैल्यू, जैसे हमने बात की थी, बल्ब की बात की थी, 100 वाट का जो बल्ब है वो एक सेकंड में कितनी यूज़ कर लेगा, ऑफ कोर्स एक सेकंड में 100 जूल यूज़ कर लेगा, 1 मिनट में 6000, और 1 आवर में और भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें ये एक प्रॉब्लम आती है। देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं हम उसको। तो हमें कॉमर्शियल लेवल पे यूज़ करनी है जब एनर्जी को, तो उसके लिए जूल यूनिट बहुत ही कन्वीनियंट नहीं है, वो एक काफ़ी छोटी यूनिट है, वो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमें उसके लिए एक बड़ी यूनिट चाहिए। अब हमने बड़ी यूनिट को कैसे क्या कहा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हम कॉमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू हमने रखी kWh, जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर। या फिर आप इसको यूनिट बोलते हैं। जो हमारे बिजली के मीटर होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनता है, वो इसी बेस पे बनता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, आपके पास एक अप्लाइंस है जिसकी पावर 1 किलोवाट है, ठीक है, जिसकी पावर 1 किलोवाट है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी पावर 1000 वोट है, यानी कि वो एक सेकंड में 1000 जूल एनर्जी यूज़ कर रहा है, ठीक है। हमारे पास ऐसे एक अप्लाइंस है, ठीक है जी। आपने उसको 1 आवर के लिए ऑन करके छोड़ दिया, 1 आवर के लिए ऑन छोड़ दिया उसको, तो क्या वो एनर्जी यूज़ करेगा, क्या वो वर्क करेगा, तो आंसर है बिल्कुल करेगा। 1 आवर में उसने जितनी एनर्जी कंज्यूम की या जितना वर्क किया, उस एनर्जी को हमने क्या बोला, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग अपने आगे कॉमर्शियल वैल्यूज़ बनने लगी। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट। इसका मतलब क्या है, 1 किलोवाट की मशीन को 1 आवर के लिए यूज़ किया है। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट को 3600 सेकंड, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3.6 × 10⁶ आता है। 1 2 3 4 5 और एक 0 यहाँ लगेगा पॉइंट, तो उसके नाम का 10⁶। और वाट मल्टीप्लाई सेकंड, दैट इज जूल। ये देखिए वाट मल्टीप्लाई सेकंड जूल कैसे होता है, इसकी बात करते हैं एक बार। हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो वर्क की यूनिट वैसे क्या होती है, जूल, लेकिन अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा, पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर की यूनिट क्या थी, वाट मल्टीप्लाई सेकंड, तो वाट मल्टीप्लाई सेकंड भी जूल ही होता है। इज दिस ओके। तो एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं पेपर में। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, एज इट इज़, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ इसमें और है हमारे पास कि देखो हमारे पास क्या है, पावर इज इक्वल्स टू
वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, क्या मैं वर्क का फॉर्मूला रख दूं यहाँ पर? वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? तो आंसर है एवरेज वेलोसिटी। तो फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी भी पावर होता है। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला है इसके अंदर। तो ये आपका चैप्टर था, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हमने इस चैप्टर में डिस्कस की है। सबसे पहले हमने वर्क की बात की थी, तो वर्क क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो रियल फॉर्मूला वो क्या था? एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो एक बार हम उसको भी नोट कर लेते हैं। W इज एफ एस कोस थीटा। ओके, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन की वजह से एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। दो टाइप किए थे हमने, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन वाले के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे 9th क्लास में नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट के लिए है। अपने पास इसमें एक वो आएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा k, तो उसका फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, बट वी डोंट नीड दैट। ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी mgh। उसके बाद हमने किया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, एंड इसका फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसका आंसर कितना आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने किया पावर। पावर की यूनिट वाट, पावर का सिंबल P, और फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर तीसरा फॉर्मूला हमने देखा था फोर्स मल्टीप्लाई एवरेज वेलोसिटी। और लास्ट टॉपिक जो हमने अभी भी किया है वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके लिए अलग से कोई सिंबल नहीं है, तो आप इसको kWh भी लिख सकते हो, यूनिट भी लिख सकते हो। इसकी यूनिट क्या है? kWh, और इसकी वैल्यू 1 kWh की वैल्यू है 3.6 × 10⁶ जूल। ओके, अब ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं। आप इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके आप इसमें वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स को किस टाइप से सोल्व करते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है? क्वेश्चन की रीडिंग ध्यान से लो, उसमें देखो कि क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ लिखो, फिर देखिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इज दिस ओके? ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11, वर्क, एनर्जी एंड पावर। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।